गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। ओके, ठीक है, आ गए हैं सभी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग जनवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने वीक 1 वीक 2 कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीक 3। फिर वीक 3 देन वीक 4 करेंगे हम, फिर आपका जनवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो वीक 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the forecasted growth rate for the Indian economy in 2025 as per the United Nations World Economic Situation and Prospects Report 2025? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी 2025 की इंडियन इकोनॉमी है, उसके लिए जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन या प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कितना फोरकास्ट किया है कि ग्रोथ रेट कितना रहेगा हमारे इंडियन इकोनॉमी का 2025 के लिए। 6.8, 6.6, 7.0, 5.7। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 6.6%। तो यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इन्होंने फोरकास्ट की है ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी की 2025 के लिए 6.6%। ये आपने याद करना है। The United Nations World Economic Situation and Prospects 2025 released in United Nations said that the near-term outlook for South Asia is expected to remain robust, with growth projected at 5.7% in 2025 and 6% in 2026, driven by strong performance in India as well as economic recovery in a few other economies, including Bhutan, Nepal, and Sri Lanka. देखिए, जो आपकी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट है, ये अपनी रिपोर्ट रिलीज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको रिलीज कर दिया गया है 2025 के लिए, जिसमें इन्होंने बोला है आपके साउथ एशिया की इन्होंने पूरा बताया है, एक मतलब की फोरकास्ट किया है। तो इन्होंने बोला कि साउथ एशिया की जो जीडीपी है 2025 की एस्टिमेट लगाया है कि वहां पे ग्रोथ देखी जाएगी 5.7% और 2026 में रहेगी आपकी 6%। और उसमें भी बोला गया अगर हम साउथ एशिया की बात करें, जो आपका पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एशिया होता है और इंडिया आता है साउथ एशिया के अंदर। तो कहा जा रहा है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, साउथ एशिया के अंदर जो भारत है हमारा, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं वो लोग, परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अच्छे से उनकी इकोनॉमी क्या कर रही है, बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रही है। साथ ही साथ भूटान, नेपाल और श्रीलंका जो कि हमारे पड़ोसी हैं, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, वहां पे भी परफॉर्मेंस अच्छी रह रही है, जिससे वो उनकी इकोनॉमी क्या हो रही है, बूस्ट हो रही है। तो स्पेशली अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए, जो कि हमें याद रखना है, तो 2024 में इन्होंने फोरकास्ट की थी 6.8% और अभी इस साल के 2025 के इन्होंने 6.6% बोली है और आपके 2026 के लिए इन्होंने 6.8% बोली है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आपको ना आरबीआई भी क्या करती है, एस्टिमेट लगाती है, फोरकास्ट देती है, WHO अलग से देंगे, तो सब ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग से देती है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी बोली है किस ईयर के लिए। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट का अगर पूछा जाएगा तो उन्होंने बोली थी 2024 के लिए 6.8, 2025 के लिए 6.6 और 2026 के लिए 6.8। बस मतलब 24-26 की सेम है, 25 के लिए उन्होंने 6.6 बोली है कि इतनी परसेंट के साथ वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। और उसमें भी बोला है ओवरऑल जो इंडिया की इकोनॉमी वो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रही है, अच्छा मतलब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और उसमें भी हमारा जो फेवरेबल मानसून रेन है 2024 के अंदर जो रहा, उसमें इम्प्रूव देखा गया समर सोइंग एरियाज, जैसे कि मेजर जो हम क्रॉप्स लगाते हैं या फिर हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट है, उसमें भी हम बहुत अच्छा क्या कर रहे हैं, बोस्ट कर रहे हैं। 2025 में हम और अच्छा करेंगे, ये बोल रहे हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ ट्रिपल 100 इन एन अंडर 19 वुमेन्स ओडीआई ट्रॉफी मैच? इस क्वेश्चन का आंसर ना आप बड़े आराम से निकाल सकते हो एलिमिनेट करके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु बिकेम, कौन फर्स्ट इंडियन बन गई है जिन्होंने ट्रिपल 100 का स्कोर किया है अंडर 19। बस अंडर 19 लिखा है, बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते हो आप। मिताली राज तो हो ही नहीं सकती, स्मृति मंदाना नहीं हो सकती, शेफाली वर्मा नहीं हो सकती है, तो कौन बची है आपकी, ईरा जादव। मिताली राज, स्मृति मंदाना, ये सब तो आपका क्या कहती है, इंटरनेशनल खेलती है ना, नेशनल वो खेलती हैं। ये अंडर 19 बोला है, तो अंडर 19 आपकी नई नई आई है, मुंबई गर्ल है, ये मुंबई से है, ये ईरा जादव। तो इन्होंने आपके ट्रिपल 100 का स्कोर बनाया है अंडर 19 वुमेन ओडीआई ट्रॉफी मैच के अंदर। तो ईरा जादव है, बड़ी इजीली एलिमिनेट हो गया इस तरीके से ये आपका।
ईरा जादव बिकम्स हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर इन वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी, और ये रही आपकी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के अंदर। 14-year-old ईरा जादव स्मैशेस 346, दैट्स रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट अंडर 19 स्कोर। तो ये बन गई है अंडर 19 के अंदर हाईएस्ट स्कोर करने वाली, 346 इन्होंने स्मैश किया, और मात्र 14 साल की हैं ये। 14-year-old Ira Jadhav became the first Indian to score a triple hundred in under 19 women's ODI trophy youth list A match between, और ये मैच इसके बीच में खेला जा रहा था मुंबई एंड मेघालय एट द अलूर क्रिकेट स्टेडियम इन बंगलोर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलूर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे, बेंगलोर। देखो अलूर बंगलोर, रू रू ऊर ऊर आ रहा है, तो बेंगलोर के अंदर है आपका अलूर क्रिकेट स्टेडियम, और वहां पे खेला जा रहा था मुंबई और मेघालय के बीच में, जहां पे इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द सेगमेंट स्टैंड्स इन द नेम ऑफ लिजेली ली ऑफ साउथ अफ्रीका हु मेड 427 इन 2010। तो ये हैं आपके साउथ अफ्रीका के प्लेयर जिनका नाम है लिजेली ली। तो इन्होंने, इनके नाम पे हैं आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इन्होंने 2010 के अंदर बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने कितने बनाए थे, 427। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द इनिशियल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ईयर था वो, कब इनिशियली एग्रीमेंट हुआ था भारत और सोवियत यूनियन के बीच में। अब आपको पता, अब तो सोवियत यूनियन नहीं है, अब तो सोवियत यूनियन के टूट के कितने देश बन गए हैं, 15 कंट्री बन गई है। मैं आपको ये बताती हूँ। 15 कंट्री में है आपकी सोवियत यूनियन हो गया था आपका 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेट, टूट गया था ये। फिर आपकी इससे टूट के कितनी कंट्रीज बनी थी, 15। इसके लिए मैं आपको ट्रिक देती हूं। एल्बम गा UR K2 T2, ठीक है। तो एल्बम गा UR K2 T2, आपके पास ना एक एली की एल्बम है, कोई आपके घर में इंसान है जिसका नाम एली है, तो उसकी एक एल्बम है, तो वो अपनी एल्बम को बोल रहा है गा UR K2 T2। आप बस इसको ना बार बार ऐसे बोलते रहना है, एल्बम गा UR K2 T2, एल्बम गा UR K2 T2, और आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब आप, अगर आप बता सकते हो कोई भी, तो बता दो कि कौन कौन सी हो सकती हैं एल्बम से। है किसी को पता? थम्स अप भेज दो या कुछ भी करके बताएगा कोई। बताओ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है मैं बताती हूँ। एल्बम, ई से है आपका एस्टोनिया, एल से है लातविया एंड एल से है लिथुआनिया। एल ELL हो गया आपका एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। अगर आप इसको मैप के ऊपर भी देखोगे ना, तो ये तीनों ही सीक्वेंस में आते हैं, और ये तीनों ही आपके बाल्टिक नेशन है। बम BUM, बेलारूस, यूक्रेन एंड मोल्डोवा, ये भी आपके सीक्वेंस में आते हैं, साथ साथ में चलते हैं, बेलारूस, यूक्रेन एंड मोल्डोवा। और जी से है आपका जॉर्जिया, ए से है अर्मेनिया, और ए से अजरबैजान। ऐसे भी कर सकते हो कि जॉर्जिया नाम की लड़की है ना, उसके बड़े अरमान हैं भाईजान के साथ कॉकेशियन कंट्री घूमने का। जॉर्जिया नाम की लड़की है, उसके बड़े अरमान है अजरबैजान, जो एक भाईजान है उसके, उनके साथ कॉकेशियन कंट्री घूमने का, क्योंकि ये तीनों ही कंट्री है, GAA, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये तीनों ही आपकी कॉकेशियन कंट्रीज हैं। UR बोले UR K2 T2, उसको इरिटेट कर रहा है UR K2 T2। तो UR से हो गया, U से हो गया उज्बेकिस्तान, R से हो गया रशिया, K2 और T2, K2 से हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और T से हो गया तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इस तरीके से आपकी जो 15 कंट्री हैं आपको लर्न हो जाएंगी, जिससे आपकी क्या है, आपका जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 के अंदर, तो आप ये 15 देश बने थे, ठीक है। तो एली नाम का एक इंसान है जिसकी एक एल्बम है, और उसके फ्रेंड्स ने उसकी एल्बम देखी, और वो सब उसको गाना गा रहे हैं, सब बोल रहे हैं, चलो अपने दोस्तों को बोले गा UR K2 T2, UR K2 T2, तो आपको लर्न हो जाएगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। In which year was the initial agreement signed between India and the Soviet Union for the construction of the Kundankulam nuclear power plant?
कौन सा इनिशियल एग्रीमेंट था जो भारत और सोवियत यूनियन के बीच में आपका साइन किया गया था, हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो था आपका कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये कब हुआ था? 1988 में, 1988 में। देखो अब ना एलिमिनेट, अब मैंने आपको बता दिया कि सोवियत यूनियन टूटा कब था, 1991 में। अब आप ऑप्शन देखो, क्या सी और डी हो सकता है? नहीं हो सकता है, मतलब ही नहीं है। 1991 में तो टूट गया था, तो सोवियत यूनियन तो रहा ही नहीं फिर आपका, 1998 में भी नहीं होगा। तो उससे के ऊपर ए और बी है, और ए और बी में अब आपको पता होना चाहिए। तो अब वहां से थोड़ा, चलो दो तो निकल जाएंगे ना आपकी ऑप्शन, तो 1988 हो गया इसका आंसर। तो इसके बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको इसलिए बताया है एक्स्ट्रा ये ट्रिक, क्योंकि सोवियत यूनियन न्यूज में है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इनकी कंट्री पूछी जा सकती है। The Russian government-owned company Rosatom has shipped the sixth and final unit of the Kundankolam nuclear power plant being set up in Kundankolam, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। अब याद रखना है आपने, ये जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया है? तमिलनाडु के अंदर किया गया है। तमिलनाडु के अंदर भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तिरुनेलवेली, टी से दोनों, और कुंडनकुलम के अंदर सेटअप किया गया, तो नाम भी पड़ा है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि रशियन गवर्नमेंट जो ऑन कंपनी है रोजातोम, उसने अपना 6 और फाइनल यूनिट, 6 यूनिटें बननी थी इसके अंदर, पूरा का पूरा भी सेटअप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये काफी बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है आपका, और 6 यूनिट भेज दिए। अब पूरी तरह से ये आपका सेटअप हो चुका है, इसका तैयार हो चुका है। द प्रोजेक्ट इज being कंस्ट्रक्टेड इन थ्री फेजेस, 3 फेजेस में ये पूरा बनाया गया। इन ईच फेज 2 रिएक्टर ऑफ 1000 मेगावाट ईच विल बी कंस्ट्रक्टेड। टोटल 6 बनाए गए, अभी 6 आया ना आपका, तो हर एक कितने कितने का था आपका? 1000 मेगावाट का है हर एक रिएक्टर। तो बोलते 3 फेज है, पहले फेज में 2 आए, फिर अगले फेज में 2 आए, तीसरे फेज में फिर और 2 आए। तो इस तरीके से आपके 1000 टोटल 6000 मेगावाट की क्या है, पूरी की पूरी इसकी क्या रहेगी आपकी पावर रहेगी। The first 2 reactors of phase 1 have become operational and the electricity generated is shared between Tamil Nadu and its neighboring state according to the central government's power distribution framework. जो आपका फर्स्ट 2 रिएक्टर्स हैं इस फेज के, बोलते वो ऑपरेशनल है, आगे बन गए थे आपके, मतलब हो गए थे, काम पे आ गए थे, और जो उनसे भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई वो तमिलनाडु, और तमिलनाडु की जो नेबरिंग स्टेट है, तमिलनाडु के नेबरिंग कौन है आपका? केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है ना, तेलंगाना है, ये इसके पड़ोसी हैं। तो इसके पड़ोसी जो राज्य हैं उनके साथ इन्होंने क्या की, जब फर्स्ट फेज से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वो शेयर हुई अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क बनाया था कि यहाँ पे जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो किस किस के बीच में डिवाइड होनी है। About the Kundankulam nuclear power plant, in 1988, an agreement was signed between the Government of India and the Soviet Union to construct a 6000 megawatt nuclear power plant in Kundankulam, Tamil Nadu. 1988 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था, और आपके 1991 के अंदर तो इसके 15 कंट्रीज बन गई थी इंडिपेंडेंट, तो उसमें भी पर्टिकुलर ये सोवियत यूनियन जो आपका रशिया वाला रीजन था उसके साथ हुआ था, तभी रशिया वालों ने, हुआ 1988 में था, और अभी तक वो बना के आपको दे रहे हैं, है ना। अब उन्होंने फाइनली पूरा प्रिपेयर करके दे दिया है। द न्यूक्लियर प्लांट विल बी द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एट अ सिंगल लोकेशन इन द कंट्री, और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया है ये 6 यूनिट वाला। द पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ 6 यूनिट ऑफ 1000 मेगावाट कैपेसिटी ईच, तो टोटल हो गया 6000 मेगावाट। ऑल 6 यूनिट विल बी कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन्ड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम NPCIL के नाम से जानते हैं। जितनी भी 6 यूनिट है इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन और ऑपरेट किया जाएगा जो हमारी गवर्नमेंट की, इंडिया मतलब हमारी जो सरकार के अंदर जो हमारे अधीन आती है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसका पूरा मेंटेनेंस रखी जाएगी। The Russians are supplying the nuclear reactors and enriched uranium to be used as the fuel for the reactors. ठीक है, तो बोली जो रशियन है वो सप्लाई करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, और उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम जो होगा उसको एज ए फ्यूल इन रिएक्टर में यूज किया है। ये भी देखो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर ने और डीपली क्वेश्चन डालना हो तो आपसे पूछ सकते हैं वो कि बताइए एज द फ्यूल कौन सा वो उसमें डाला गया है, तो वो है आपका यूरेनियम। वैसे जनरली चलो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम ही होता है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। The government has set a target to increase the power capacity to 22,480 megawatt by 2031-32.
तो सरकार ने बोला है कि हम इसकी पावर कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे, 22,480 मेगावाट रखी जाएगी, 31 तक हम लोग इसको इतना इंक्रीज कर लेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 2024 देयर वर 24 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द कंट्री विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 88 आपका 80 मेगावाट, मतलब कि 8080 मेगावाट। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, जो इसको पूरा मेंटेन करेगा। देखो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन सा है इसमें जो इसको मेंटेन करेगा, इसकी पूरी मेंटेनेंस वगैरह देखेगा। तो वो होगा आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL। तो ये याद रखनी है, फुल फॉर्म भी याद रखनी है इसकी। 2024 के अंदर उन्होंने बोला था कि 24 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिसमें जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है कंट्री के अंदर, और टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 8080 मेगावाट। Asia first research nuclear reactor Apsara became operational at Bhabha Atomic Research Center Trombay campus in Mumbai and it was closed in 2009. Most important, साथ में आपका स्टैट वाला पार्ट है। स्टैट वाले पार्ट में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि एशिया का सबसे पहला जो रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन था। वो था अप्सरा, ए से एशिया, ए से अप्सरा, ठीक है। और वो ऑपरेशनल आया था आपके हमारे प्यारे भारत के ही अंदर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे के अंदर। लेकिन बाद में उसको, मतलब मुंबई के ही अंदर जो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे कैंपस है, उधर उसको ऑपरेशनलाइज किया गया था। लेकिन 2009 के अंदर उसको फिर क्या कर दिया गया, क्लोज। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, the first nuclear power plant to become operational in India was established at Tarapur, Maharashtra in 1969. ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो भारत के अंदर ऑपरेशनलाइज हुआ था, वो कौन था, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो था आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और 1969 के अंदर। तारापुर कहाँ पे, आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और ये याद रखना है आपने कि ये जो कुंडनकुलम है ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर भी जो तिरुनेलवेली इसकी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है, ठीक है। और भारत का ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बन गया है। ये आपने, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इससे स्टैट वाला पार्ट भी आपका कवर कर दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट का क्वेश्चन बन सकता है, या तो इंडिया का फर्स्ट पूछा जाएगा या आपसे एशिया का फर्स्ट पूछा जाएगा। तो एशिया का फर्स्ट अप्सरा एंड इंडिया का फर्स्ट हो गया आपका तारापुर महाराष्ट्र के अंदर 1969 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ ताकि आपका ज्यादा कवर हो सके। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी ना तो वो वीडियो देख लेना, है ना। Which of the following is true about the selection committee under the Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment, conditions of service and term of office Act 2023? स्टेटमेंट दी है आपसे, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसका जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका, तो वो भी देखेंगे, इसका स्टैट वाला पार्ट भी देखेंगे, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है आपका। ऊपर वाले से तो सीधा ही आपका स्टैट था, यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन जनरेट होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बताना है, 4 स्टेटमेंट दी, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द सिलेक्शन कमेटी, कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या हमारे जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हमने अपॉइंट करना है, तो उसके लिए सिलेक्शन कमेटी के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी, वो आपने बतानी है। आपको पता है, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। इसके बारे में हम बड़े अच्छे से देखेंगे। अब देखो ऑप्शन, द सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड्स ओनली द प्राइम मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द सिलेक्शन कमेटी डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, ये भी गलत है। ऑपोजिशन के मेंबर भी होते हैं, पीएमजी भी होते हैं और कैबिनेट जी भी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। द सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, यही तो अभी गड़बड़ हुई है कि जो हमारे सीजीआई हुआ करते थे पहले इसके अंदर, उनको यहाँ से अब क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और उनकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उन्हें अगर उनकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके अंदर कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और दूसरे होते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर इलेक्शन कमिश्नर, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार डिमिट्स ऑफिस ऑन February 18. Shri Gyanesh Kumar took charge as the 26th Chief Election Commissioner of India on 19th of February 2025. जैसा कि आपको पता है, हम लोग जनवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ लेट रहे हैं। अभी हम मार्च चला हुआ है और हम जनवरी का पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने दोनों चीजों को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। अगर हम जनवरी की बात करें तो उस टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, तो उसके अकॉर्डिंग जनवरी के करंट वो हो गए। लेकिन 18 फरवरी को उनका जो आपका टर्म था वो खत्म हो रहा था। उसके बाद 19 फरवरी को हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बने, जो अभी प्रेजेंट में भी हैं आपके, एज ऑन मार्च में भी हैं, तो वो है श्री ज्ञानेश कुमार।
Shri Ganesh Kumar took charge as the 26th Chief Election Commissioner of India on 19th of February 2025. ध्यान से सुनना, देखिए एक होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो होते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते मतलब वैल्यू तीनों की बराबर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैल्यू, हर एक औहदा, इनको जो चार्जेस मिलते हैं सब कुछ इक्वल होता है। सिर्फ एक पोस्टिंग कर दी गई है कि एक होंगे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो होंगे इलेक्शन कमिश्नर। जब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी थे 2024 के अंदर, तो दो हमारे इलेक्शन कमिश्नर उसी टाइम अपॉइंट हुए थे नए। एक थे मतलब कि मुफ्त का सुख मिल रहा था आपको, मुफ्त का ज्ञान मिल रहा था आपको, कुछ इस तरीके से मैंने याद किया था। तो एक थे ज्ञानेश कुमार और एक थे आपके सुखू जी, ठीक है। हमारे सीएम नहीं, सुखवीर सिंह संधू जी, तो सुखू से याद किया था मैंने, सुखवीर सिंह संधू। तो ये दो थे हमारे उस टाइम पे सिंपल इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए इन दोनों में से भी जो सीनियर थे ना आपके, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार जी में जो सीनियर थे वो थे ज्ञानेश कुमार जी। अब क्या होता है हमारे इसके अंदर कि आपके जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि जो भी आपके मानो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टर्म खत्म होता है, उसके बाद जो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, उसी में से जो सीनियर होते हैं वो नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। तो इसलिए ज्ञानेश कुमार जी बने आपके नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली होगी, एक तो है बैठे हुए, एक खाली होगी। अब वो भी समझते हैं। तो ही इज अ 1988 बैच केरला कैडर ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये आपके आईएएस हैं और केरला कैडर ऑफिसर से मतलब वहां के बैच से थे, 1988 का बैच है इनका। एंड द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्राइजेस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर। तो अब कौन बन गए हैं, अब ज्ञानेश कुमार जी तो चीफ इलेक्शन बन गए, उनकी जगह खाली होगी, तो वहां पे आगे हैं डॉक्टर विवेक जोशी। ये मार्च के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, पर अभी भी मार्च चला हुआ है तो मैंने आपको साथ में डाल दिया है। तो मार्च 2025 के अकॉर्डिंग अब आपके टोटल हो गए 3, मतलब फुलफिल हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, श्री ज्ञानेश कुमार जी। और 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपके, सुखवीर सिंह संधू जी और डॉक्टर विवेक जोशी जी, ठीक है। तो ये देखो, ये इनकी फोटो भी लगी है आपकी, है ना, सुखवीर सिंह संधू जी और आपके विवेक जोशी जी। For the first time, as per the Chief Election Commissioner and the other election commissioners' appointment, conditions of service and term of office Act 2023, Section 6 and 7, the Ministry of Law will set up a search committee or chaired by the Law Minister to prepare a panel of 5 names to be proposed to the selection committee. पहली बार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है आपकी, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस जो रहता है उनका, कि कैसे उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए, कैसी उनकी सर्विस की कंडीशन रहेगी, कितना उनका टर्म रहेगा। तो ये आता है उसके लिए एक एक्ट है 2023 सेक्शन 6 एंड 7। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने बोला कि एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जिसको चेयर करेंगे लॉ मिनिस्टर, और एक पैनल बनाया जाएगा जिसके अंदर वो क्या करेंगे, 5 नेम देंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्हीं में से कोई बनाया जाएगा आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर होंगे कौन, जो ये 5 नाम देंगे वो कौन होंगे, वो होंगे आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, एक होंगे कैबिनेट मिनिस्टर और एक होंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, द लोकसभा, जो लोकसभा के अंदर हमारे अभी प्रेजेंट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो ये मिलके क्या करेंगे, 5 मेंबर के क्या करेंगे, नाम प्रपोज करेंगे। कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस पैनल और कंसीडर एनी अदर पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। और ऐसा नहीं है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है कि आपका इस जरूरी नहीं कि इसी पैनल से अब जो नाम बता दिए वही आपके फर्दर चूज किए जाएंगे। हो सकता है कि इस कमेटी के ने जो आपके 5 नाम बताए उनमें से भी चूज किए जा सकते हैं या फिर बाहर से किसी और को भी कर सकते हैं। Traditionally, the successor to the chief election commissioner has been the next senior most election commissioner। ये मैंने आपको अभी भी समझाया है कि अगर चीफ इलेक्शन का टर्म ओवर खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट आपके जो सीनियर मोस्ट होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, फिर वो अगले आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं। In March 2023, the Supreme Court ruled that the appointment of the Chief Election Commissioner and election commissioners would be done by the President on the advice of a committee comprising the Prime Minister, Leader of the Opposition and the Chief Justice of India। ध्यान से सुनना, पहले हुआ करते थे इसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड सीजीआई। फिर क्या किया गया, इसमें जो सीजीआई हैं उन्हें यहाँ से रिमूव कर दिया गया, बोला कि इनका कोई लेना देना नहीं है इससे, इनको नहीं होना चाहिए इसके अंदर, तो इसमें होना चाहिए, बोलते हैं यहाँ पे ना एक कैबिनेट मिनिस्टर को डाल देते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे कैसे, ये क्या कर रहे हो आप लोग, तो इसके ऊपर अभी चला हुआ है। तो फिर लेकिन अभी प्रॉपर से फिर पूरा सिस्टम बनाया गया। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड कौन होंगे सीजीआई की जगह पे वहां पे एक कैबिनेट मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करना।
This arrangement was to prevail until the parliament enacted a law for the appointments. ये जो अरेंजमेंट है ये प्रबल रहेगी आपकी जब तक बोलते हैं इसके अंदर आपके पूरी जो अपॉइंटमेंट हुई होती है उसको लेके जो लॉ भी होते हैं वो सब बनाए जाएंगे. The union government eventually brought a law in December 2023, which made it mandatory to appoint the CEC and ECs by way of shortlist, panel and selection committee. तो बोलते फिर उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने प्रॉपर से दिसंबर 2023 के अंदर प्रॉपर से वो कानून लेके आए और उसके अंदर उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर है उनके लिए कैसे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके लिए पैनल बनाया जाएगा, एक सिलेक्शन कमेटी होगी और उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे वो होंगे. However, the Chief Justice of India was dropped as a member of the selection committee. और उसी के तहत फिर क्या हो गया, वहां पे डाल दिए गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी जगह से जो सीजे थे उनको कर दिया गया ड्रॉप आउट. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन. अब इसको समझते हैं. एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, मेरा टारगेट है 15 क्वेश्चन करने का. मतलब कि तो मतलब सब पेशेंस के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता है एग्जाम आपका आने वाला है कभी भी. ठीक है, तो कोई भी नहीं बोलेगा ऐसा कि काफी हो गया. अगर मुझे लगा कि 10 काफी हो गए, 10 ज्यादा है तो 10, अगर नहीं तो टारगेट है मेरा कि मेरे को 15 क्वेश्चन तो आज करवाने ही है आपको. ओके, और जो क्वेश्चन टाइम लेगा वहां पे मैं टाइम लूंगी और जहां पे नहीं जरूरत होगी वहां नहीं लूंगी. समझते हैं आप इसको. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका पॉलिटी का. कंपोजिशन स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे कैसे चीफ इलेक्शन कमीशन क्या होता है. एक चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा पॉलिटी का जो भी इलेक्शन कमीशन वाला होता है. स्ट्रक्चर. इनिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड ओनली 1 मेंबर. जब स्टार्टिंग में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था ना, तो उस टाइम ना सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, साथ में 2 उनके सहयोगी नहीं होते थे. फिर बोला अच्छा, ये तो उन्होंने बोला मेरे ऊपर ना बहुत बर्डन पड़ रहा है, उन्होंने बोला गवर्नमेंट को बड़ा बर्डन पड़ रहा है, मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ ये सब, है ना, तो अब मुझे सपोर्ट के लिए दे दीजिए भाई और 2. बोला ठीक है. फिर उसके लिए क्या हुआ, इन 1989 1989 के अंदर क्या हुआ, ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे जो वोटिंग एज होती थी वो 21 साल हुआ करती थी. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो जब से अपने 18 ईयर के कंप्लीट हुए तब से हम लोग वोट देते हैं, है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. अब इसके लिए भी ना आपको एक अमेंडमेंट आई थी 1989 के अंदर, एक अमेंडमेंट की गई थी जिसके तहत जो आपकी जो एज है 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई थी. यहां से भी क्वेश्चन आएगा आपका, वो कौन सी अमेंडमेंट थी, वो थी आपकी 61st अमेंडमेंट. ठीक है, 61st अमेंडमेंट थी वो आपकी. तो उसके बाद बोलते हैं उसमें रिडक्शन कर दी गई आपकी 1989 के अंदर 21 साल से 18 साल. 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर वर अपॉइंटेड. साथ में ही बोला कि 2 ना एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर भी डाल देते हैं साथ में, क्योंकि बेचारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी है ना, इनके ऊपर बड़ा बर्डन पड़ रहा है. बोला बात तो सही है. तो फिर बन गई आपकी 1989 के अंदर 3 मेंबर बॉडी. ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट समझते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर. आपसे ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट होता है पॉलिटी का. पूछा जाता है कि बताइए जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको अपॉइंट कौन करेंगे. तो आपको पता है ज्यादातर अपॉइंट करने वाले हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, है ना. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका. दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि बताइए इनका जो टर्म होता है वो कितना होता है. या तो ये 6 साल तक रहते हैं, अगर ये है 47-48 साल के तो आराम से 6 साल का अपना ये टर्म कंप्लीट करेंगे. लेकिन अगर कोई इंसान बनी 61 साल की उम्र में रहा है तो वो क्या 6 साल कंप्लीट करेगा. बोलते नहीं नहीं, क्योंकि 65 साल में तो होना ही पड़ता है रिटायर. दिस सर्व फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर. जो भी पहले पूरा हो जाए 6 साल तो 6 साल. अगर आपकी 65 साल के आप जल्दी हो जा रहे हो, 63 साल की उम्र में बन रहे हो, तो आपको फिर छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो याद रखना 6 year एंड 65. अगर याद होगा आपको जब हमने यूपीएससी की चेयरमैन की बात की थी तो वहां पे भी हमने 6 year और 65 पढ़ा था. और एक चीज और, जब हम पढ़ते हैं स्टेट के जो चेयरमैन होते हैं आपके, जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस होते हैं कमीशन होता है, उसके चेयरमैन की क्या पढ़ी थी, याद है किसी को. 6 year, लेकिन एज कितनी थी बता दो अगर याद है तो. किसी को नहीं याद. 62. ठीक है, यूपीएससी का था आपका 65 और 6 year. और यूपीएससी के चेयरमैन की अगर स्टेट की बात की जाए तो वहां पे था 6 year और 62. ठीक है, ओके. रिमूवल प्रोसेस समझते हैं अब. रिमूव कैसे किया जाता है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस लाइक दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज रिक्वायरिंग अ स्पेशल मेजॉरिटी इन
both houses of parliament. जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउस है, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा, वहां पे ना स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। इसके लिए आपको ना मेजोरिटी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अगर हुआ पॉसिबल तो वो भी हम करेंगे। उसमें सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, डिफरेंट डिफरेंट मेजोरिटी होती है, तो उसके हिसाब से कितने परसेंट वोट चाहिए वो पता लगता है वहां पे। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, बस ये याद है ना, वर्ड याद। देखो, चीफ इलेक्शन कमीशनर अपने आप में स्पेशल इंसान होगा ना, जब भी पूरे इसका एक मेन ही है चीफ इलेक्शन कमीशनर पूरे भारत का, तो स्पेशल पर्सन है, तो उसको रिमूव भी करना है। अगर उन्हें रिमूव भी करना है आपको तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो वैसे याद रख लेना। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना होता है तभी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है आपके दोनों हाउसेज में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। फिर नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? अब आर्टिकल पता होने चाहिए आपको कि कौन कौन से आर्टिकल है जो उससे बिलोंग करते हैं, वो आपको आएंगे। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 क्या बोलता है? इट एम्पावर द ईसीआई, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको पावर देता है ये वाला आर्टिकल। बोलते हैं कि आप सुपरवाइज करिए, आप डायरेक्ट करिए, आप कंट्रोल करिए, जितना भी इलेक्टोरल रोल्स हो रहे हैं उसको प्रिपेयर वगैरह करिए, और आप पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन करवाइए। तो इसके लिए ना आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी का एक चैप्टर, क्योंकि जो आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, अगर हमने पंचायतों के इलेक्शन करने होते हैं वहां थोड़ी ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट करवाते हैं, चीफ उसके लिए अलग होता है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शंस आपके पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के, बाकी नहीं करवाते हैं। उसके लिए अलग से होते हैं आपके इलेक्टोरल, वो बनाए जाते हैं, जैसे डीसी को बनाया जाता है, या फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं आपके, है ना। अब नेक्स्ट आ गया 325। 325 इंश्योर करता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बोला आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप फीमेल हो आप नहीं दे सकती हो वोट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। धर्म के बेस पे नहीं कर सकते हो, रेस के बेस पे, मतलब रंग रूप के बेस पे नहीं कर सकते हो, जाति के बेस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो उनके साथ, ठीक है। तो सबको अधिकार है। दूसरा, ये आर्टिकल 325 बोल रहा है। आर्टिकल 326 क्या बोल रहा है? एस्टैब्लिशेस अडल्ट सफरेज वोटिंग राइट्स फॉर ऑल सिटीजंस एज 18 एंड अबव एज द बेसिस फॉर इलेक्शंस। इलेक्शन के लिए जो पूरा अडल्ट के लिए जो पूरा वो बनाया जाएगा, जो भी 18 साल का है और उससे ऊपर के हैं, उनके जो वोटिंग राइट्स होंगे वो किसके अंदर पूरे बताए गए हैं कि हमें पता होना चाहिए हमारे वोटिंग राइट क्या क्या है, तो वो आर्टिकल 326 के अंदर पूरा बताया गया है उसके बारे में। फिर आर्टिकल 327 वो अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि आप क्या करिए, लॉज बनाइए रिगार्डिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कि पार्लियामेंट के इलेक्शन कैसे करने हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कैसे करने हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कानून है वो पार्लियामेंट बना सकता है। पार्लियामेंट को अलाउ किया गया है आर्टिकल 327। तो हमारे संविधान में सब चीजें बोली गई हैं, तो पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है। आर्टिकल 328 को ने क्या बोला? एम्पावर स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन विद इन द स्टेट। तो आर्टिकल 328 बोलता है कि अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट को तो मैंने पावर दे दी कि वो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इलेक्शन होंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होंगे उससे रिगार्डिंग क्या होंगे, लॉस बना सकते हैं। तो बोला ठीक है, स्टेट वाले ने बोला हमें कोई पावर नहीं दे रहे हो आप, बोला ठीक है, अगला आर्टिकल आप ही के लिए आ रहा है 328। तो 328 में बोला गया स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप अगर स्टेट के अंदर जो भी इलेक्शन करने हैं उससे कुछ प्रोविजन लेके आने आपने, तो आप बना सकते हो। प्रोविजन, नॉट कानून, ध्यान रखना, लॉज पार्लियामेंट ही बनाती है। आर्टिकल 329 ने प्रोहिबिट किया जुडिशियल इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो देखो इन्होंने सीजीआई को रिमूव कर दिया यहाँ से। बोला कि जुडिशरी का क्या काम है इलेक्टोरल मैटर में, तो इनको हम प्रोहिबिट करते हैं। पहले बड़ी, जब स्टार्टिंग में लेके आए थे ना आपकी, जब ब्रिटिश इरा हुआ करता था आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले उन्होंने ही लेके आए थे आपका ये जुडिशरी वगैरह और आपकी जो इलेक्टोरल वाला सिस्टम। तो उसमें ना बड़ी भारी वो होती थी, इंटरफेरेंस होती थी, जुडिशरी बड़ी भारी इंटरफेरेंस करती थी। तो बोले ये क्या मजाक बना के रखा है, तो आर्टिकल 329 लाया जिसमें पूरी रोक लगा दी गई कि कोई जुडिशरी किसी तरीके की इलेक्टोरल मैटर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये था आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसकी वीडियो जरूर देखना आप सब रिकॉर्डेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज, मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आप लोग ना प्लीज कवर करना है इसको वहां से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हिस्टोरिकल फिगर नोन फॉर रेस्क्यूइंग पंजाबी गर्ल्स फ्रॉम द मुगल्स इज ऑनर्ड ड्यूरिंग द लोहड़ी फेस्टिवल? अगर आपको लोहड़ी आती होगी तो आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हो बिना पढ़े।
जब हम लोहड़ी बोलते हैं, है ना, सुंदरी मुंदरी होए, तो वहां पे आता है ना दुल्ला भट्टी वाला, तो बस तो दुल्ला भट्टी ही इसका आंसर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा हिस्टोरिकल फिगर है जो जाने जाते हैं उन्होंने पंजाबी लड़कियों को मुगलों से रेस्क्यू किया था, और उन्हीं को ऑनर करने के लिए हम लोहड़ी का फेस्टिवल मनाते हैं। वैसे तो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, नहीं कहीं ना कहीं ये भी गाथा है, उसमें गाते हुए ना दुल्ला भट्टी वाला, तो वही दुल्ला भट्टी है ये। तो ये थे आपके दुल्ला भट्टी जी। और मेजरली 13 जनवरी को ही आता है आपका लोहड़ी फेस्टिवल। ये एक पॉपुलर इंडियन पंजाबी फोक फेस्टिवल है एंड प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द कंट्रीज नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ इंडिया में ही मनाया जाता है मेजरली, जैसे हम लोग हिमाचल में मनाते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ बहुत मनाया जाता है। लोहड़ी is a festival that signifies the end of winter and the start of spring. The January sugarcane harvest is celebrated in the Lohri festival. तो लोहड़ी आपका होता है, ये सिग्निफाई करता है कि अब आपकी सर्दियां हो रही है खत्म, थोड़ा मौसम खुलना शुरू हो जाता है और स्प्रिंग आपका स्टार्ट हो जाता है, तो उसको सिग्निफाई करता है ये। और साथ में ही जनवरी के अंदर आपकी शुगर केन की, पंजाब में ना शुगर केन का हार्वेस्ट होती है, वहां पे कटिंग वेरी की जाती है, तो लोहड़ी फेस्टिवल वो उस खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। एंड इट इज सेलिब्रेटेड 1 नाइट बिफोर मकर संक्रांति फेस्टिवल। आप जानते हैं 13 को हम लोग क्या खाते हैं, भल्ले बबरू बनाते हैं, 14 को हम लोग खाते हैं खिचड़ी। तो खिचड़ी हम कब खाते हैं, मकर संक्रांति वाले दिन, तो इसलिए इसको एक दिन पहले मनाया जाता है। Dulla Bhatti. The festival is associated with the legend of Dulla Bhatti, a local hero who rescued Punjabi girl from the Mughals. ठीक है। फोक सॉन्ग अबाउट दुल्ला भट्टी आर अ पार्ट ऑफ द लोहड़ी फेस्टिवल, उसमें आता है बड़े अच्छे से नाम फोक सॉन्ग जो हम गाते हैं। इट इज कमेमोरेटेड बाय द लाइटिंग ऑफ अ होली bonfire which is considered as a symbol of fertility, auspiciousness and good fortune, especially for new brides and newborn children. तो उसमें आपको पता है हम लोग बाहर bonfire करते हैं, आग जलाते हैं, फिर वहां पे हम लोग चढ़ाते हैं, तो वो सिंबल है आपका एक फर्टिलिटी का, कि खूब सारी और नई जो ब्राइड होती है उनके लिए तो बहुत ही लकी माना जाता है, नए बच्चे होते हैं घर में, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है उसको। Okay, next question. Who has been appointed as the new Chief Justice of Telangana High Court? तो तेलंगाना हाई कोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। अब पता होना चाहिए ये, क्योंकि अभी बहुत शफलिंग हुई है आपकी, जो आपके चीफ जस्टिस है उनकी शफलिंग, बॉम्बे वाले को कहाँ भेज दिया गया है, तेलंगाना वाले को कहाँ भेज दिया गया है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। पता क्या हुआ, एक इंसान थे, जस्टिस थे आपके तेलंगाना के, उनको ना बड़ी सोजिशाई हुई थी, सूझ गए थे बेचारे। तो सूझ गए थे, तो हमारे, आपको पता है हमारे जो एथिक्स होते हैं और हमारे जो पुराने ट्रेडिशन में ना, कुछ भी होता है, जरा से भी चोट लग जाती है तो हम फटाफट क्या करते हैं, तेल लगाते हैं, है ना, तेल लगाते हैं फटाफट से, कुछ भी हो, जख्म हो रहा है, हल्दी तेल, हल्दी तेल, तेल लगाते रहते हैं। तो बस जस्टिस सुजय पॉल तेलंगाना हाईकोर्ट के हैं, तेल से तेलंगाना, और सूझ गए थे तो सुजय पॉल। Justice Sujay Paul, new Chief Justice of Telangana High Court. Justice Devendra Kumar Upadhyay appointed as the Chief Justice of Delhi High Court. And Justice Bibhu Bhakru is currently serving as acting Chief Justice of the Delhi High Court after Justice Manmohan was elevated to the Supreme Court. तो काफी मतलब शफलिंग हुई है, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय बन गए हैं आपके दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये भी वैसे पता होना चाहिए आपको, देवेंद्र, डी देखो, डी से दिल्ली, डी से देवेंद्रा, अगर होगा डी के उपाध्याय लिखा हुआ तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। उपाध्याय, दिल्ली के अंदर आप क्या कर रहे हो, अध्याय, दिल्ली। आजकल ना दिल्ली की न्यूज़ें रह रही थी क्योंकि आम आदमी पार्टी का वहां पे वैसा रहा, तो उसके बाद वहां पे बीजेपी आ चुकी है, तो नया अध्याय जुड़ चुका है, तो हाईकोर्ट में भी नया अध्याय जुड़ चुका है। तो दीपेंद्र कुमार उपाध्याय, दिल्ली हाईकोर्ट। जस्टिस बीबू बकरू करंटली ये सर्व कर रहे हैं एज अ एक्टिंग चीज। एक्टिंग मींस ये ऑलरेडी कहीं के हैं, लेकिन इनको साथ में एडिशनल चार्ज दे दिया गया था इनको दिल्ली हाई कोर्ट का, आफ्टर द जस्टिस मनमोहन वाज एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो जस्टिस मनमोहन थे उनको एलिवेट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, तो अब तो प्रॉपर आ गए वहां पे आपके। जस्टिस आलोक अराधे, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, वर पोस्टेड द चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो वहां पे तो अब सूझने वाले आ गए बेचारे सुजय पॉल जी तेलंगाना में, तो पहले आलोक राधे थे, वो पोस्ट कहाँ चले गए, उनको बॉम्बे भेज दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन मौसम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो मिशन मौसम है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और लॉन्च करने वाले कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मिशन मौसम। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। टू मेक इंडिया अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन, टू डेवलप वेदर सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम, टू प्रोवाइड सीजनल फोरकास्ट फॉर एग्रीकल्चर ओनली, टू लॉन्च न्यू सैटेलाइट फॉर वेदर मॉनिटरिंग। देखिए जो मिशन मौसम है, नाम से पता लग रहा है मौसम, मतलब कि वेदर रेडी क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाना है हमने भारत को, है ना, तो यही हो सके तो ठीक है स्टेटमेंट, कि वेदर रेडी बनाने के पहले हमें वेदर फोरकास्टिंग हो सके अच्छे से, एक क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनेगा जिससे हम पहले ही अगर कोई रीजन में कोई खतरा आने वाला है हम उसको इवैक्यूएट कर सके। दूसरा,
टू डेवलप वेदर सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी में और ज्यादा एनहांसमेंट करेंगे, डेवलप करेंगे ताकि और अच्छा रिजल्ट मिले। तो ठीक है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि सीजनल फोरकास्ट करेंगे सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए करेंगे? नहीं, ये गलत है। एग्रीकल्चर होने के लिए थोड़ी ना करेंगे, हम हर चीज के लिए करेंगे, तो गलत होगी। चौथी स्टेटमेंट है कि नई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे हम वेदर मॉनिटरिंग के लिए। करेंगे, लेकिन अभी ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो सेकेंडरी में आता है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका सैटेलाइट लॉन्च करना, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या होगी आपकी? फर्स्ट, 1 एंड 2 ओनली। तो ये दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, वेदर रेडी वाली और वेदर सर्विलेंस वाली। Prime Minister Shri Narendra Modi participated in celebration of 150th Foundation Day of India Meteorological Department on at Bharat Mandapam, New Delhi। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो आईएमडी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको कि जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको अभी कितने साल हो गए? तो 150 साल हो गए उसको फाउंड हुए 1875, मतलब कि ब्रिटिश एरा के अंदर वो एस्टेब्लिश हुआ था 1875 के अंदर। तो अभी उसके पूरे 150 ईयर हुआ, तो उसको सेलिब्रेट भी किया गया आपका। और एग्जैक्ट डेट पूछी जाएगी ना अगर कि कब फॉर्म हुआ था आपका आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो हुआ था आपका 15 जनवरी 1875। तभी तो हमने उसको कब कंप्लीट हुए? उसके 15 जनवरी 2025 को ही उसके 150 साल पूरे हुए। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च मिशन मौसम विद द गोल ऑफ मेकिंग अवर कंट्री ऑफ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें एक ऐसा वो बनाना, अपने देश को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाना है, तो उसके लिए हमने लॉन्च किया मिशन मौसम। The mission aims to achieve this by developing cutting edge weather surveillance technology। देखिए ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है ना, ये हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं, तो ये आपने भूलनी नहीं है। तो इसमें भी ये वाली टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, इसको तैयार किया गया है कटिंग एज वेदर सर्विलेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम के द्वारा, एंड इम्प्लीमेंटिंग हाई रेजोल्यूशन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स एंड सैटेलाइट्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। तो बहुत अच्छे लेवल का सब कुछ किया गया है यहाँ पे, जिससे हमें बहुत एग्जैक्ट डाटा मिल सके कि कोई भी गड़बड़ तो नहीं होने वाली है, किसी तरीके का मौसम तो नहीं खराब होने वाला है। ठीक है। इट विल ऑल्सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट प्रोसेसेस, प्रोवाइड एयर क्वालिटी डाटा दैट विल हेल्प स्ट्रेटेजाइज वेदर मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन इन द लॉन्ग रन। और बजट कितना रहेगा इसका? 2000 करोड़ फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको इम्प्लीमेंट करते ही कितने, पहले 2 साल का खर्चा इसका 2000 करोड़ है, तो काफी बड़ा है इसका बजट। आउटले भी याद रखना है आपने, 2000, सिंपल सा है, कोई बीच में और डिजिट नहीं है, सिंपल सा 2000 है, तो लर्न करना है आपने ये। तो बजट इसके लिए रखा गया है। मिशन मौसम will be spearheaded by 3 institutions funded by Ministry of Earth Science, the IMD, the Indian Institute of Tropical Meteorology, पुणे, एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा। देखो इसके अंदर ना 3 चीजें आ रही हैं आपकी, मिशन मौसम को स्पेयरहेड किया जा रहा है 3 इंस्टीट्यूशन के साथ। तो यहाँ से भी अगर आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा इसका। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सॉरी पूछा नहीं जा रहा है आपको बताया जा रहा है कि 3 इंस्टीट्यूशन जिसको फंड करेंगे। एक तो हो गया हमारा इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, आईएमडी। दूसरा है आपका पुणे की एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी है। तीसरा है आपके पास नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा। ठीक है, तो ये 3 है। अच्छा, नोएडा सबने सुना होगा, आपको पता नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? नोएडा की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने लिखनी है तो लिख लो। इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा की फुल फॉर्म होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसी स्टैटिक का पार्ट आया है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। India is establishing of first of its kind cloud chamber at the Indian Institute of Tropical Meteorology, पुणे। तो इंडिया ने एस्टेब्लिश किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो हमारा क्लाउड चैम्बर, कहाँ पे? IITM के अंदर, पुणे के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रिलीज द आईएमडी विजन 2047 डॉक्यूमेंट फॉर वेदर रिजाइलेंस एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। और साथ में उन्होंने क्या किया, जो भी आपका आईएमडी विजन 2047 के लिए हमने क्या विजन रखा हुआ है उसको भी साथ में पूरा रिलीज किया इस डॉक्यूमेंट को। और साथ में उन्होंने बोला कि वेदर फोरकास्टिंग, वेदर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो वही चीज रिपीटेड यहाँ पे बार बार बोली जा रही है। अब आईएमडी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1875 में 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना हुई थी, एंड इट इज नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री एंड द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल मैटर्स। जितने भी आपके ना जो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड अलाइड सब्जेक्ट्स जितने भी हैं आपके मौसम विभाग से रिलेटेड, सब इसके अंदर आते हैं, और उसको लेके ये क्या करते हैं, पूरा सर्वे पूरा बताते हैं, आपका फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं। देयर आर 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ये पता होना चाहिए आपको।
यहाँ से स्टैट वर्ड आ गया। देखो स्टैट एक तो पूछा जाएगा आपसे आईएमडी, मेरे को बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन आएगा कि आईएमडी कब आपका एस्टेब्लिश हुआ था, 15 जनवरी 1875। दूसरा आपसे पूछे जा सकते हैं इसके जो 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो कौन है, तो वो देखो कौन कौन से हैं आपके, वो पता होने चाहिए आपको। और हर एक अंडर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के अंदर आता है, मतलब हर एक हेडक्वार्टर का एक डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल होता है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल होते हैं, ये भी याद रखना। मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, गुवाहाटी। और देखो याद कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, एक तो आपकी हमारी कैपिटल सिटी तो होगी होगी, तो न्यू दिल्ली होगी। मुंबई भी आपके न्यूज में रहता ही है, मुंबई में भी बहुत ज्यादा आपको पता कोस्टल वाला रीजन है, तो मुंबई भी हो गया। चेन्नई साउथ इंडिया का भी एक होना ही चाहिए, है ना। उसके बाद नागपुर हो गया, और एक नॉर्थ ईस्ट का होना चाहिए गुवाहाटी, और कलकत्ता तो होगा ही होगा, क्योंकि सबसे पहले कुछ भी करते थे आपके ब्रिटिशर तो सबसे पहले वो कलकत्ता में तो खोलते थे, तो वो कलकत्ता। अगर मेन हेडक्वार्टर की बात करें तो मेन हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली के अंदर है, लेकिन जो रीजनल, अब रीजन में भी तो बनाए जाते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, तो एमसीएन मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली। फिर है सीएनजी, सीएनजी होती है ना कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ट्रिक के लिए करना हो ना, एमसीएन या फिर एनएमसी कुछ भी करके, और सीएनजी, सीएनजी से हो गया कलकत्ता, नागपुर, गुवाहाटी, और एमसीएन से हो गया मुंबई, चेन्नई और न्यू दिल्ली। ये 6 इसके रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर। एट प्रेजेंट ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। Next question. What is the name of India's first indigenous micro-missile system developed by Economic Explosive Limited to counter swarm drones? ये भी बहुत अच्छा है। भारत ने अपना पहला इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब पूरा मेड इन इंडिया, कोई टेक्नोलॉजी हमने किसी देश से नहीं ली है, फुली मेड इन इंडिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम, एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। ये क्या करेगा, स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर करेगा। कई बार क्या होता है कि वो दूसरी कंट्रीज वेरे क्या करती है ना, स्वार्म ड्रोन्स का क्या करती है, यूज करती है। स्वार्म होता है झुंड, झुंड में बहुत सारे ड्रोन आ गए, तो ये भारत ने बोला अगर ऐसा भी होता है ना तो हम क्या करेंगे, इंडिजिनस माइक्रो सिस्टम है, एक साथ सबको उड़ा देंगे हम लोग, ठीक है। तो वो कौन है, उसका नाम क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस माइक्रो सिस्टम, वो है आपका भार्गवास्त्र, ठीक है, भार्गवास्त्र। तो भार्गव अस्त्र एक आपका सांस्कृतिक मतलब आपका सांस्कृतिक नेम है, हमारा संस्कृत नाम है भार्गवास्त्र, ठीक है। India has successfully tested the Bhargavastra, its first indigenous micro missile system designed to counter swarm drones. तो भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसको, भार्गवास्त्र को, जो कि भारत का पहला है आपका माइक्रो मिसाइल सिस्टम। तो आपसे ना एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, वो बोलेंगे भार्गवास्त्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भार्गवास्त्र क्या है, एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, और कैसा है, फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। कोई भी चीज फर्स्ट होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर बार बोलती हूँ बार बार। तो भारत का पहला इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है ये, ठीक है। और करेगा कि अगर झुंड में ड्रोन आते हैं उनको सबको उड़ा देगा। और तैयार करने वाला कौन है इसको, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव, देखो ना एकदम से धमाका करेगा, ये एक्सप्लोज कर देगा उन सारे के सारे ड्रोन्स को। तो ऐसे याद रख सकते हो, बनाने वाला भी एक्सप्लोजिव ही है, तो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। इट कैन क्विकली डिप्लॉय ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड हिट टारगेट्स, मोबाइल से आप इसको पूरा ऑपरेट कर सकते हो, और 2.5 किलोमीटर तक इसका टारगेट क्या करता है, उनको हिट कर सकता है ये। साथ ही साथ इसमें एक खासियत और है, ये डिटेक्ट कर सकता है इवन स्मॉल इनकमिंग फ्लाइंग मशीन। अगर 6 किलोमीटर दूर से क्या है आपकी, 6 किलोमीटर दूर से आपकी फ्लाइंग मशीन आ रही है ना, तो उनको भी डिटेक्ट करके क्या कर सकता है, उड़ा सकता है, मतलब डिटेक्ट कर सकता है, सॉरी, एंड कैन टेक देम डाउन यूजिंग माइक्रो म्यूनिशंस दैट कैन बी गाइडेड टुवर्ड्स द थ्रेट, जिससे माँ को पता चलेगा कि कोई खतरा तो नहीं, कुछ तो नहीं है, कुछ इस तरीके की कोई चीज आ रही है। The system can simultaneously fire more than 64 micro missiles designed to operate in all terrains. हर तरह का टेरेन, हर तरह की जगह में क्या कर सकता है ये आपका जा सकता है, और ये सिस्टम क्या करेगा, फायर कर सकता है मोर देन 64 माइक्रो मिसाइल्स को। एंड इसको डिजाइन किया गया टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, जो भी हमारे आर्मी एयर डिफेंस वाले होते हैं उन्हें जरूरत होती है इन चीजों की। तो अब मतलब ये बोल सकते हैं, वैसे भी हमने बोला है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स नेवी है, हम अपने डिफेंस सिस्टम में ना ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एआई को लेके आएंगे। एआई को हम इसी तरीके से लेके आ सकते हैं उनके अंदर, उनके लिए ऐसी ऐसी चीजें बना के, ताकि हमारी आर्मी स्ट्रांग हो सके और ज्यादा। व्हाट आर स्वार्म ड्रोन्स, स्वार्म की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्वार्म झुंड होता है, स्पेलिंग इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। ऐसे रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल जो बहुत स्मार्टली क्या करते हैं, वॉर फाइट करते हैं, कुछ ऐसे याद कर सकते हो आप, स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल। Drone swarm technology coordinate at least 3 and up to 1,000 of drones to perform missions cooperatively with limited need for human, ठीक है। तो इजीली आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से झुंड में जितने भी आएंगे उनको उड़ा सकते हो। ये है हमारे भार्गवास्त्र की कहानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th पे कमीशन? तो 7th पे कमीशन आपका खत्म होने वाला है और 8th पे कमीशन आने वाला है हमारे सेंटर में। स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, सेंटर की बात कर रही हूँ। जो भी सेंटर के अंदर जॉब करते हैं, अगर अभी साल जॉब लगती है तो उन्हें नेक्स्ट ईयर मिलेगा 8th पे कमीशन। 2026 से 8th पे कमीशन स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो उस हिसाब से उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, फिर अच्छे अच्छे पैसा कमाओगे आप। तो बोलते हैं व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th पे कमीशन? तो जो 7th पे कमीशन है वो आया कब था, उसको इंप्लीमेंट कब किया गया था? उसे इंप्लीमेंट किया गया था 1 जनवरी 2016 को। ऑप्शन बी 1 जनवरी 2016 को। तो अभी 31 दिसंबर 2025 को उसका टाइम खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी 2026 से आपका अगला शुरू हो जाएगा। कौन सा? 10-10 साल का रहता है इनका ना, जो भी पे कमीशन होते हैं 10 ईयर का टर्म रहता है इनका। तो फिर आपका 10 साल पूरे हो जाएंगे इसे अभी, और आपके अगले साल से कौन आएगा? 8th पे कमीशन आएगा। ये भी पता होना चाहिए कौन सा पे कमीशन चला है, ये जनरल नॉलेज की चीज है। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ 8th पे कमीशन। The central government will set up a committee for the implementation of the 8th pay commission for government employees and pensioners, potentially benefiting millions of individuals. बहुत सारे लोगों को उसका फायदा मिलेगा। द 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन कब इंप्लीमेंट हुई थी? 1 जनवरी 2016 को, जो कि कंक्लूड हो जाएगी आपकी अभी 31 दिसंबर 2025 को। द 8th पे कमीशन विल कम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1, 2026 एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके अंदर सैलरीज के अंदर जो आपके डीएनएस अलाउंस होते हैं और जो डीएनएस रिलीफ होते हैं सब में क्या होगा, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छी मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो रिटायरीज वगैरह भी खुश हो जाएं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हैं। अगर बात की जाए 4th, 5th, 6th पे कमीशन की, तो उनका भी टर्म कितना था? 10 साल का। Who is the author of the book भागमती Why Hyderabad's Lost Queen is the Soul of the City? ये एक बुक है जिसकी ऑथर है आपकी मोपिया बासु। तो बुक का नाम क्या है? भागमती। भागमती एक हुआ करती थी रानी। तो Why Hyderabad Lost Queen is the Soul of the City, तो ये लिखी है आपकी मोपिया बासु जी ने। देखो, बी से भागमती, बी से बासु, लिखने वाले भी बासु हैं। ये है आपकी मोपिया बासु जी। तो legend that it had sorry, legend has it that the पुराना पुल और द ओल्ड ब्रिज इन हैदराबाद ओल्ड सिटी, जो हैदराबाद का जो पुराना शहर है वहां पे एक पुल हुआ करता था, पुराना पुल या ओल्ड ब्रिज, तो उसको बनाया गया था 1578 में इब्राहिम कुतुब शाह के द्वारा। क्यों बनाया उन्होंने? एक्चुअल में वहां से आपके क्या कहते हैं, मूसी रिवर के ऊपर बनाया। वो कौन सी रिवर के ऊपर बना है? मूसी रिवर। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि मूसी रिवर कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद आज की डेट में किसकी सिटी है? तेलंगाना की सिटी है, सॉरी तेलंगाना की कैपिटल है ना, और हैदराबाद ओल्ड सिटी में ये था। इन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि जो इब्राहिम कुतुब शाह के जो बेटे थे मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह, उन्होंने इस रिवर मूसी को क्रॉस किया था। इतनी खराब कंडीशन थी, पानी का लेवल अप था, इतनी गंदी टर्बुलेंट कंडीशन थी, उसके बावजूद उन्होंने क्रॉस किया। और वो क्यों किया था? अपने लेडी लव भागमती से मिलने के लिए। तो उनसे मिलने के लिए इन्होंने प्यार में सारे के सारे दरिया क्रॉस कर दिए, और मूसी रिवर का तो इन्होंने पूरे क्रॉस कर दिया। और चिंता में आ गए इनके पिता इब्राहिम कुतुब शाह, और उन्होंने इसके ऊपर पुल बना दिया। तो बस उसी की कहानी इन्होंने इसमें लिखी है। तो मोपिया बासु प्रेजेंट्स बोथ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री एंड ओरल फोकलोर, मतलब इन्होंने जो डॉक्यूमेंट के अंदर हिस्ट्री दी है उसको भी इन्होंने इसके अंदर लिखा है, इस बुक के अंदर। साथ में जो वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, फोकलोर है, उनसे जो कहानी सुनी है उसको भी इन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है। सिंपल सा इतना है। तो अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 600 फीट लॉन्ग पुराना पुल दैट स्टैंड्स 54 फीट अबव द मूसी रिवर बेड। तो मूसी रिवर के ऊपर बना है। तो मूसी रिवर न्यूज में है, तो मूसी रिवर से भी क्वेश्चन आ सकता है। बताइए कि कौन सी इसके अंदर है? ये तेलंगाना के अंदर है। तेलंगाना में भी किसके अंदर है? हैदराबाद के अंदर है। और यहाँ पे फिर जो आपका भागमती को ऑनर करने के लिए वहां पे एक भागनगर भी बनाया गया। मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रही हूँ, है ना, शांति बनाए रखनी है सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जेड मोरा टनल प्रोजेक्ट? जेड मोरा टनल प्रोजेक्ट अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था, है ना, हमने जोन उसके बारे में पढ़ा था, और वहीं पे हमने सोनामार्ग टनल के बारे में भी पढ़ा था। अब ये जो जेड मोरा टनल है, इसी का नाम है सोनामार्ग टनल। आपसे पूछा जा रहा है, हाँ, सोनामार्ग टनल। तो बोला जा रहा है कि जो सोनामार्ग टनल है, अब स्टेटमेंट दी है। पहला है द टनल वाज रीनेम्ड फ्रॉम सोनामार्ग टनल टू जेड मोरा टनल, कि जो टनल है इसको रीनेम कर दिया गया है सोनामार्ग टनल से जेड मोरा टनल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सोनामार्ग टनल अब इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो टनल का अब मतलब इन्होंने बोला कि रीनेम किया गया उसको सोनामार्ग से जेड मोरा, तो ऐसा नहीं है, अब इसका नाम सोनामार्ग टनल पड़ा है।
तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेड मोर टनल बिगेन इन 2012, 2012 में इसका काम शुरू हुआ था, बिल्कुल ठीक है, बीआरओ के द्वारा स्टार्ट हुआ था इसका काम। दैट वाज लेटर हैंडेड ओवर टू द एनएचआईडीसीएल इन 2019, फिर 2019 में इनको हैंड ओवर कर दिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका हो गया ऑप्शन बी राइट आंसर। इससे पहले हमने जोजिला टनल के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने जोजिला टनल के बारे में देखा था। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्ट्रेटेजिक जेड मोरा टनल इन सोनामार्ग एरिया इन द गंधरबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये JNK के ही अंदर आती है, आपकी गंधरबाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोनामार्ग एरिया के अंदर जेड मोरा टनल, तभी इसका नाम सोनामार्ग टनल रख दिया गया है आप। और इसका उद्घाटन अभी ये कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, तो इसलिए ये न्यूज में आ गई। ये है आपकी जेड मोर टनल। और जम्मू कश्मीर के CM कौन है? ओमार अब्दुल्ला जी हैं। और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। तो CM ओमार अब्दुल्ला एंड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा एंड यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी आर आल्सो प्रेजेंट। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, अगर आपको याद होगा हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसके तहत हमने देखा था कि हमारे इंडिया और के अंदर जितने भी स्टेट और यूटी हैं, उनके जो CM हैं उनमें से कौन सबसे ज्यादा अमीर है और कौन सबसे कम अमीर है। तो अगर याद होगा सबसे कम जिसके पास देखा गया था तो वो थी आपकी, कौन थी? बांग्लादेश। चंद्रबाबू नायडू था मैम मेरे ख्याल से सबसे। हाँ बिल्कुल, वो चंद्रबाबू नायडू थे जो जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा देखा गया था, सबसे अमीर वो हैं। और उसके बाद सबसे कम वाले कौन थे? वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। और जो अभी मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो उमार अब्दुल्ला जी वो सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर बताया गया था कि मतलब सबसे लास्ट में तो आपकी ममता बनर्जी थी जिनके पास बोला गया सबसे कम पैसा है, और उसके बाद उमार अब्दुल्ला जी थे आपके सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर। The tunnel has been renamed Sonamarg Tunnel after the famous tourist resort that will have round the year connectivity. तो इस टनल का नाम अब क्या कर दिया गया आपका? सोनामार्ग टनल। और जो कि वहां पे ऑलरेडी एक फेमस रिजॉर्ट भी है, टूरिस्ट रिजॉर्ट भी है, तो उसी के नाम पे सोनामार्ग टनल, और एरिया का नाम भी सोनामार्ग ही है, तो उनके नाम पे वहां पे नाम पड़ गया है इसका। और अब पूरा साल भर यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। जितने भी आपके नेशनल हाईवे है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो अब इसको देखेगी। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो इसको ओवरसीन करेगी। BRO ने इसका काम शुरू किया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 2012 में, फिर 2019 में उन्होंने बोला कि अब हमने काफी हद तक कर लिया है, अब नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी अब आप संभालिए, तो फिर उन्होंने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कुंभ मेला एट प्रयागराज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो प्रयागराज के अंदर जो कुंभ मेला है आपका वो हुआ ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है ना। तो पूछा जा रहा है कि वो क्रेडिट किसको दिया जाता है कुंभ मेला प्रयागराज के अंदर शुरू करने का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हर्षवर्धन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुंभ मेला से एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। तो हर्षवर्धन कौन थे? अगर आपको याद होगा हमने HPGK में पढ़ा था, हर्षवर्धन कन्नौज के राजा हुआ करते थे, और उनके टाइम पे एक चाइनीज ट्रेवलर आए थे, वो मुझे आप बताओगे। आज ही पढ़ा है हमने HPGK में, बताओ फटाफट से। हौ से ही थे वो, हेनसांग। ठीक है, तो हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे ही आए थे। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि पूछा जाता है हेनसांग कौन से राजा के टाइम पे आए थे, फायान कौन से राजा के टाइम पे आए थे, तो ये भी आपने याद रखना है। फायान का आप बताओगे मेरे को, वो भी बहुत इजी है कि किसके टाइम पे आए थे, वो आपके लिए होमवर्क। ओके, महाकुंभ मेला वीकेंड्स इन प्रयागराज विद अमृत स्नान के साथ इसकी शुरुआत की जाती है। प्रयागराज के अंदर अभी हुआ है आपका महाकुंभ मेला पूरे 144 सालों के बाद। 45 डे महाकुंभ फ्रॉम 30th of January to 26th of February 2025। 13 जनवरी से शुरू हुआ था ये, 26 फरवरी 2025 को ये खत्म हुआ। कितने दिन का चला ये? 45 डे। तो देखो यहाँ से भी एग्जामिनर आपके साथ गड़बड़ कर सकते हैं, 45 की जगह 42, 43, 40 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 45 डे रखने आपने एग्जैक्ट याद। जरूरी नहीं है सबको याद होगा कि 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में हुआ, तो फिर वो काउंट करना पड़ेगा, उससे डायरेक्टली आपने याद रखना 45 डे। बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एक फेस्ट हुआ एक तरह का ये, और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। और स्टार्टिंग होती है शाही स्नान से, जो कि होती है आपकी पौष पूर्णिमा के ऊपर। कहाँ पे संगम है? देखो यहाँ पे ना 3 नदियों का संगम होता है, गंगा नदी, यमुना नदी और माँ सरस्वती की जो नदी है, सरस्वती नदी। आपको पता है सरस्वती नदी हमारे पुराणों में है, सब जगह है, लेकिन बोला जाता है कि यहाँ पे अभी प्रेजेंट में नहीं दिखती है, क्योंकि बोला जाता है वो सबमर्ज हो गई है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कॉन्फ्लुएंस किस किसका है, गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर का। फिर आगे शाही स्नान, रॉयल बाथ होता है इसमें, जिसमें जो संत होते हैं अखाड़ाओं से, जो स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं आपकी, वो परफॉर्म करते हैं सेरेमोनियल बाथ यहाँ पे। साथ में इसको राजयोगी स्नान भी बोला जाता है, और यहाँ से इसी स्नान से शुरुआत होती है महाकुंभ मेले की। और अब कुंभ के बारे में समझते हैं। जो कुंभ शब्द है ये आया है कुंभक से। किससे? कुंभक से। कुंभक का मतलब होता है द सेक्रेड पिक्चर ऑफ एलिक्सिर ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमरता का एक ऐसा मतलब पवित्र घड़ा, मतलब जिससे कि अमर हो जाते हैं, कुछ इस तरीके का इसकी कहानी रही है। तो दिस गैदरिंग टेक्स प्लेस एट 4 डिफरेंट प्लेसेस नेमली, ये भी आपको पता होना चाहिए, मेजरली हम जानते हैं कि 4 जगह पे होता है ये। एक होता है हरिद्वार में, एक होता है उज्जैन में, एक होता है नासिक में, एक होता है प्रयागराज में। बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि किस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, वहां पे अमृत निकला था, और भगवान विष्णु जी उन्होंने जब वो रूप धारण किया था फीमेल का, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, सबको वो पिला रहे थे। तो उस टाइम पे छिन्ना झपटी में 4 बूंदे गिर गई थी 4 जगह पे अमृत की। एक बूंद गिरी थी हरिद्वार में, एक बूंद गिरी थी उज्जैन में, एक बूंद गिरी थी नासिक में, एक बूंद गिरी थी प्रयागराज में। तभी यहाँ पे 4 जगह कुंभ मेले लगते हैं। कुंभ भी तो निकला था वो ना, आपके समुद्र मंथन के टाइम कुंभ निकला था वो, तो कुंभ से कुंभ मेला होता है ये। हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे पे, जहां पे ये लगता है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पे, जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, साउथ की गंगा बोला जाता है गोदावरी को। ये आपका स्टैट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो गोदावरी को बोला जाता है साउथ की गंगा। फिर प्रयागराज, प्रयागराज आपका ये कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे 3 नदियां अभी हमने पढ़ा, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो 3 नदियों का संगम है प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज का पुराना नाम हुआ करता था इलाहाबाद, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताती हूँ। अच्छा, आपको पता है हमारे भारत के अंदर ना कितनी जगह हमारी कैपिटल रह चुकी है किसी को पता? 3 कौन सी? एक तो यही थी इलाहाबाद, हम्म, और एक दिन के लिए बनी थी, उसका नहीं हाँ याद। हाँ, मैंने बताया भी था ये कि एक दिन के लिए आपकी कैपिटल बनी थी इलाहाबाद, ठीक है। तो 1 डे कैपिटल रही थी आपकी इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। बाकी कलकत्ता और आपका न्यू दिल्ली तो आपको पता है, सबसे पहले कलकत्ता हुआ करती थी, फिर वहां से शिफ्ट हो गई थी आपकी 1911 में न्यू दिल्ली, ठीक है। ठीक है, नहीं सुनते हो आप सब ध्यान से भाई, बहुत अच्छी बात है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंभ। द कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड 4 टाइम्स ओवर अ कोर्स ऑफ 12 ईयर्स। तो जो कुंभ मेला होता है ये 12 सालों में 4 बार मनाया जाता है। हरिद्वार प्रयागराज अर्ध कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 6 ईयर। जो हरिद्वार और प्रयागराज में जो अर्ध कुंभ मेला होता है ये हर 6वें साल होता है आपका। और महाकुंभ मेला, देखो इस बार महाकुंभ मेला था। महाकुंभ मेला का मतलब है कि आपका ये 12-12 साल के बाद करते हैं ना आप लोग, तो 12 पूर्ण कुंभ मेले हो चुके थे आपके। तो नक्षत्र ऐसे बने थे, फिर अभी बना आपका महाकुंभ, 12 पूर्ण कुंभ मेला। अगर आपको 12 को अगर 12 से डिवाइड करोगे, गुना करोगे ना, तो आपके 144 ईयर्स बनेंगे। तो तब आपका महाकुंभ मेला बना ये, और यह कहाँ पे हुआ? प्रयागराज में। माघ कुंभ इज सेलिब्रेटेड। एक होता है माघ कुंभ, ध्यान रखना, माघ नाम से पता लग रहा है जनवरी फरवरी के बीच में होगा, तो ये हर साल होता है, ये प्रयागराज के अंदर जनवरी फरवरी के बीच में माघ कुंभ। फिर बैकग्राउंड, द महाकुंभ मेला translated by Adi Shankaracharya originate from the Puranas describing God and demons battling for the sacred picture of Amrit, ठीक है, विद लॉर्ड विष्णु एज मोहिनी। मोहिनी का रूप धारण किया था ना बड़ा सुंदर सा, सिक्योरिंग इट फ्रॉम द डेमंस। तो क्या, ताकि वो दानव उसको क्योंकि समुद्र मंथन की एक तरफ क्या थे आपके देवता थे, एक तरफ आपके दानव थे, तो दानवों से बचाने के लिए। पर वो ये राहु केतु ने तो गेम कर ली थी, पी लिया था, फिर गर्दन पे कट गई थी। पर आज भी ये राहु केतु है ना, तो फिर वही वो आपके नवग्रह में भी आते हैं। तो इसलिए 4 बूंदे गिर गई थी उस टाइम वहां पे ना, भगवान विष्णु जी से जब उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो वो 4 जगह पे गिर गया था। तो ये सब चीजें कहाँ से पता चलती है? जब हम आदि शंकराचार्य का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो ancient origin, during the Maurya and Gupta period, the Kumbh Mela begins as smaller gatherings of pilgrims from across the Indian subcontinent. बोलते हैं अगर हम मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य हम लोग पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हैं, हम समुद्रगुप्त पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो जो मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य हुआ करता था, उनके दौरान में जो 4th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी सी के बीच में रहा, तो उसमें कुंभ मेला होता था, लेकिन छोटी छोटी गैदरिंग हुआ करती थी,
ठीक है, अक्रॉस था जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पे। अब हर्षवर्धन किंग की बात करते हैं, जो हर्षवर्धन राजा हुआ करते थे कन्नौज के, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, क्योंकि शुरुआत ही इन्होंने की थी प्रयागराज के अंदर। तो ये थे आपके पुष्यभूति इसके वंश के, ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी के राजा थे हर्षवर्धन किंग। इन्होंने शुरुआत की थी प्रयागराज में कुंभ मेले की। फिर अकबर ने भी प्रमोट किया इस रिलीजियस टॉलरेंस को। देखो अकबर ने भी इसको रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया। और जो नागा साधु होते हैं आज की डेट में, तो आपको बहुत नागा साधु देखने को मिलते हैं। इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है नागा साधु की। तो इन्होंने क्या किया था, ग्रांट किया था नागा साधु को, और इन्होंने बोला कि जो भी आपके नागा साधु है वो भी 1565 में ही आपके क्या कर सकते हैं, इस मेले में एंट्री कर सकते हैं। तो उनको रॉयल एंट्री दी गई। तो देखा है ना आपने कैसे उनके बड़े बड़े रथ आते हैं उनके। तो इन द 19th century, जेम्स प्रिंसेप chronicled its ritualistic practices and social religious dynamic। तो जेम्स प्रिंसेप थे 19th century में, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जो भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी और सोशल रिलीजियस डायनामिक्स थे उसके ऊपर उन्होंने भी थोड़ा बहुत फोकस किया। फिर बाद में यूनेस्को ने 2017 के अंदर बोला ये तो बहुत बड़ा एक फेस्ट है, इसको क्यों ना हम अपने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एक हमारे हिमाचल का है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसको 2014 के अंदर यूनेस्को के अंदर ऐड कर दिया गया है नेशनल हेरिटेज में। अब ये है फेस्ट, तो ये होगा कल्चरल के अंदर। ये ध्यान रखना है कि नेचुरल के अंदर कौन होगा, कल्चर के अंदर कौन। एक हमने मिक्स्ड भी पढ़ी थी, बताओ अगर आपको याद है, एक की साइट है इंडिया की जो मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। वो अब आपको मैं अभी बता सकते हो तो बता दो, या तो होमवर्क। तो यूनेस्को ने 2017 के अंदर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर आप हमारे इसके जितने भी बहुत ही अच्छा जो एंशिएंट ट्रेडिशन थे उसके तहत इसको बोला कि यूनेस्को के अंदर इसको दर्जा दे दिया गया 2017 के अंदर। कंचनजंगा नेशनल पार्क। हाँ ठीक है, गुड, ओके। तो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 2017 as an intangible cultural heritage of humanity for its enduring ancient traditions. अखाड़ास कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर फेवर डेटी। और जो अखाड़ास होते हैं ये उनके ना अलग अलग जो भी उनके कुल देवता होते हैं, उनके इष्ट देव होते हैं, उसके बेस पे जो अलग अलग अखाड़े होते हैं, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर जो भी बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं ना, वो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आंसर मतलब बता दिया करो। बताते नहीं है, बड़े कम होते हैं जो बताते हैं, बट बता दिया करो, आप ही का रिवीजन होगा उससे। जो नहीं आती वो चीजें मतलब गूगल पे सर्च कर लिया कीजिए। ओके तो देखिए डिफरेंट अखाड़ास होते हैं। अगर हम शैव अखाड़ा की बात करें, नाम से पता लग रहा है, जो शिवजी भगवान की पूजा करेंगे वो शैव अखाड़ा में आएंगे, जो विष्णु भगवान की पूजा करेंगे वो वैष्णव अखाड़ा में आएंगे। ये दो तो बड़े इजीली पता लग जाते हैं। एक अखाड़ा होती है उदासीन अखाड़ा। उदासीन अखाड़ा इसको फाउंड किया था गुरु नानक देव जी के बेटे ने। गुरु नानक देव जी के थे 2 बेटे, उसमें से जो उनके बड़े बेटे थे चंद्रदेव, कई जगह इनका नाम सिर्फ चंद भी आता है, तो याद रखना अपने चंद्रदेव, उन्होंने इसको फाउंड किया था उदासीन अखाड़ा को। तो इसके भी पार्टिसिपेंट आते हैं वहां पे। एंड इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेस, मतलब पार्टिसिपेंट बोलना गलत हो जाएगा वर्ड, जो भी उदासीन अखाड़ा के जो लोग हैं वो भी वहां पे आते हैं, वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जो इंडियन रेलवे है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पेंट माई सिटी कैंपेन इन प्रयागराज। हमारा जो इंडियन रेलवे है उन्होंने वहां पे साथ में क्या किया, पेंट माई सिटी। तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग भी बनाई थी लोगों ने। तो वहां पे उन्होंने पेंट माई सिटी कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था प्रयागराज में। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पेंट माई सिटी कैंपेन था प्रयागराज के अंदर, वो किसने ऑर्गेनाइज किया था। तो हम सोचेंगे पता नहीं कोई इंडियन रेलवे, नहीं सोच पाएंगे ना अगर नहीं पढ़ा होगा तो, कि कोई पेंटर से रिलेटेड कुछ होगा। तो इंडियन रेलवे ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रयागराज रेलवे स्टेशन हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेंटर्स हाइलाइटिंग इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज। और जो वॉल थी वहां पे आपको सुंदर सुंदर आर्ट वर्क देखने को मिले, जिसमें थीम थी जैसे कि रामायणा की, कृष्ण लीला की, लॉर्ड बुद्धा की, शिव भक्ति की, गंगा आरती की, विमेन एम्पावरमेंट की। तो बहुत सुंदर से डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी थीम्स वहां पे बताई हुई थी पूरी, जितना भी आपका एरिया था। भाषिनी प्लेटफॉर्म एनहांसिंग मल्टीलिंगुअल एक्सेसिबिलिटी फॉर डिपोटीज एट महाकुंभ इन प्रयागराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आए वहां पे, हर धर्म के लोग आए, हर कम्युनिटी के लोग आए, अलग अलग जगह से आए, डिफरेंट लैंग्वेज वाले थे। तो उसके लिए सरकार ने बोला इनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए जो भाषिनी प्लेटफॉर्म है, जो आपकी भाषा को इजीली वहां पे क्या करता है, एक्सेसिबल कर देता है। जिस भी भाषा में आप बोलोगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो भाषिनी प्लेटफॉर्म ने एनहांस किया मल्टीलिंगुअल, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी फॉर डिपोटीज, जो भी आपके भक्त थे महाकुंभ में जो आए प्रयागराज के अंदर। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिट्टी, जिसको हम इन शॉर्ट मिट्टी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन
Information Technology has integrated its Bhashini language translation platform to provide multilingual support at the Mahakumbh 2025 held from January 13 to January 26. तो ये पूरा हुआ इतने दिन का 45 डेज का. एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू एंश्योर सीमलेस कम्युनिकेशन. बहुत बढ़िया एक्सेसिबिलिटी देखी गई वहाँ पे, बड़े अच्छे से वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्पिरिचुअल इवेंट को लोगों ने अटेंड किया और बहुत अच्छे से ये हुआ. एंड भाषिनी जो एक डिजिटल लॉस्ट फाउंड सॉल्यूशन था कि कहीं गुम भी हो जाते, कुछ बड़ी चीजें होती हैं ताकि अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे क्या कर सकते हैं. तो लैंग्वेज मतलब एक बैरियर के तौर पे ना आए. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ना आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पे या तो आपको कन्नड़ बहुत अच्छी आनी चाहिए. अगर जैसे मैं से कर्नाटक गई हूँ तो होता या तो आपको ना कन्नड़ बहुत अच्छी आनी चाहिए या फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो जिनकी नहीं है, हिंदी में बोलोगे तो थोड़ा ना वहां पे एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है. तो उन चीजों को अब यहाँ पे तो पता नहीं हर साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट पता नहीं कहाँ से आए होंगे, है ना. तो उनको कोई प्रॉब्लम ना उस तरीके की, तो उसके लिए भाषिनी ऐप ने बहुत ही अच्छे से वहां पे रोल प्ले किया. ठीक है. एक मल्टीलिंगुअल चैट बोर्ड भी रखा था उन्होंने जिसके अंदर वो पूरा अपनी क्वेरीज वगैरह डाल सकते थे, नेविगेशन वगैरह इजीली हो सकती थी उनको. द प्लेटफॉर्म ऑल्सो एनहेंस कम्युनिकेशन ताकि पिलग्रिम और पुलिस ऑफिसर के बीच में इजीली कम्युनिकेशन हो सके, लैंग्वेज बैरियर ना बने. फिर कोलैब किया गया था यूपी पुलिस, भाषिनी कन्वर्स, फीचर स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन विद द 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन दिया था, 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर था विद ऑफिसर ट्रेन्ड एट असिस्ट डिवोटीज इन ओवरकमिंग लैंग्वेज चैलेंजेस. फिर उसके बाद आपका नेत्र कुंभ भी किया गया था यहाँ पे कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, विजन इंपेयरमेंट होती है, उनके लिए बहुत अच्छा हेल्थ केयर रखा गया था. यहाँ पे स्पेशल अटेंशन दी गई उन लोगों को. तो नेत्र कुंभ एक आई कैंप लगाया गया, एक आई केयर प्रोग्राम था जिसके अंदर महाकुंभ मेला के अंदर इसको पूरा लगाया गया था. और इसके अंदर फ्री आई केयर सर्विस प्रोवाइड की गई मिलियंस ऑफ पीपल को वहां पे, जिसमें पिलग्रिम्स भी थे, लोकल रेजिडेंट भी थे. 500 डॉक्टर थे आपके मोर देन 150 हॉस्पिटल से, जिन्होंने लगभग उनका एम था कि 5 लाख आई पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया. एंड द कैंप प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट 3 लाख फ्री स्पेक्टिकल्स. तो 3 लाख तो फ्री में स्पेक्टिकल्स ही दे दी. एंड परफॉर्म 50,000 कैटरेक्ट सर्जरीज. तो 50,000 से ज्यादा तो वहां पे कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है आपकी. फिर उसके बाद दांत का भी कुंभ लगाया था, तो डेंटल कैंप भी लगे हुए थे वहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम. और दांत कुंभ विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द विश्व हिंदू परिषद. ये पता होना चाहिए आपको कि पहली बार दांत कुंभ लगाया था किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा. फिर ज्ञान कुंभ भी लगा था, नॉलेज कॉन्फ्रेंस. द शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय इज ऑर्गेनाइजिंग द ज्ञान महाकुंभ इन ब्रिंगिंग टुगेदर ओवर 1,000 प्रोमिनेंट एजुकेटर्स, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, एजुकेशन मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी फ्रॉम बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. तो उन्होंने वहां पे क्या लगाया था, ज्ञान महाकुंभ भी लगाया था. ग्रीन कुंभ इनिशिएटिव था वहां पे लगा हुआ. शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो RSS है, उन्होंने बोला एनवायरमेंटल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, तो उन्होंने लॉन्च किया था एक थैला एक थाली, 1 बैग 1 प्लेट इनिशिएटिव. बहुत इंपॉर्टेंट ये, मतलब कि आपने स्टार या फिर मतलब वो बनाते जाओ छोटे छोटे से नोट्स अपने साथ में. एक थैला एक थाली, तो 1 बैग 1 प्लेट इनिशिएटिव किसके द्वारा किया गया था ये वाला लॉन्च, ग्रीन कुंभ इनिशिएटिव. शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय और आपका RSS, तो इन्होंने इन्वायरमेंटल एक्टिविटी लाई थी, एक थैला एक थाली. फिर विद्या कुंभ भी लगा था. चिल्ड्रन फ्रॉम लेबरर फैमिलीज, फ्री बुक्स, पेन्स एंड अदर एजुकेशनल मटेरियल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो विद्या कुंभ भी यहाँ पे लोगों ने जितना जिससे हो सका सबने अपना अच्छा योगदान दिया, किताबें बांटी, पेन दिए, फिर एजुकेशनल मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है. तो यहाँ पे होते हैं हमारे 12 क्वेश्चन. मुझे लगता है काफी है आज के लिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा. वैसे मैंने सोचा था मैं 15 करूंगी लेकिन बस हो जाएगी फिर, है ना. यहीं तक करते हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था. अब आप इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये वाला जो कुंभ वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से अब सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.